हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मोल कंसेप्ट का नया टॉपिक, जिसका नाम है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन और कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो रासायनिक अभिक्रिया में काम आते हैं। यानी कि प्रतिशत संगठन हो जाएगा हमारा, मूलानुपाती सूत्र होगा, और जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक संगठन के जो हमारे नियम होते हैं उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हमारा सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे, पहले टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला व अणु सूत्र। मूलानुपाती सूत्र व सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, किसी भी यौगिक के लिए अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, इसमें फर्क समझ लो। डिफरेंस क्या होगा? देखो, हम अगर अणु सूत्र बोलते हैं किसी यौगिक के लिए, तो अणु सूत्र जो होता है वो उसका होता है वास्तविक सूत्र होता है। किसी कंपाउंड का जो वास्तविक या एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो उसका होता है अणु सूत्र। ठीक है, तो वास्तविक सूत्र, किसी यौगिक का वास्तविक सूत्र, वास्तविक सूत्र है ना, या एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, उसका अणु सूत्र होता है। जैसे कि बात करें बेंजीन, तो बेंजीन का जो वास्तविक अणु सूत्र होता है, बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। ये इसका क्या होगा, अणु सूत्र कहलाएगा। लेकिन बात किया जाए कि अगर हम बोले कि उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है या मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो बेटा मूलानुपाती सूत्र जो होता है, ठीक है, वो इसी यौगिक का क्या होता है, सरलतम सूत्र होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है, इसका सरलतम सूत्र होता है। सरलतम सूत्र या सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो होता है, तो बेंजीन का अगर इंपेरिकल फॉर्मूला बोले तो सरलतम सूत्र किसे निकालेंगे, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन देखते हैं तो किस अनुपात में है, 6:6 में है। तो सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, इसका अनुपात निकालने क्या आएगा, इसका अनुपात क्या आएगा, 1:1, यानी कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा क्या होगा, CH होगा। बात समझ आ रही है? तो किसी भी यौगिक का अगर वास्तविक सूत्र बोलते हैं तो वो होगा उसका अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन सरलतम सूत्र होगा, इसके तत्वों का सरलतम सूत्र निकालेंगे तो वो होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, जैसे कुछ और देखते हैं। ठीक है, जैसे बात कर ली जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा एग्जाम में पूछ लिया गया। अब सबसे पहले आपको एसिटिक एसिड का वास्तविक सूत्र पता होना चाहिए। तो वास्तविक देखो, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र होता है CH3COOH होता है, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। अणु सूत्र बनाते हैं तो इसके अंदर कार्बन कितने वास्तविक रूप से 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो ये जो लिखा हुआ ये इसका क्या है, अणु सूत्र है। ये इसका क्या होगा, अणु सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालना हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, यानी इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र निकालना है। वो कैसे निकाला जाएगा बेटा, कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व है, कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो सरलतम सूत्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपन इसको, कि इसको छोटी संख्या से जिससे डिवाइड हो सकता है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1:2:1। तो एसिटिक एसिड जो होगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला या उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, उसका CH2O होगा। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके आगे, कि ये तो हो गया, जैसे आपसे एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो आपका एसिटिक एसिड हो गया। जैसे पूछ लिया जाए आपके, सपोज कि बताओ हेक्सेन जो होता है, ठीक है, हेक्सेन जो हो गया हमारा, हेक्सेन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो हेक्सेन, सबसे पहले हेक्सेन का सूत्र क्या होता है हमारा, C6H14 होता है उसका, हेक्सेन का सूत्र ये होता है। ठीक है, एक कार्बन और
हाइड्रोजन है 14, इसका मूलानुपात सूत्र बनाना तो इसके तत्व देख लो कौन कौन से हैं, ये है 6 बटा क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें ये डिवाइड किससे हो सकता है, ये डिवाइड हम करना चाहें तो 2 से हो सकता है, ठीक है। तो करेंगे तो इसका क्या आएगा 3 अनुपात क्या आ जाएगा 7। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हेक्सेन का जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा, मूलानुपाती सूत्र जो होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, इसका C3H क्या होगा 7 होगा। यानी सरलतम सूत्र किसी भी यौगिक का होता है तो वो हमारा क्या होता है, उसका मूलानुपाती सूत्र होता है। और वास्तविक सूत्र ये जो लिखा हुआ है इसका क्या है, अणुसूत्र है। जो भी वास्तविक सूत्र होता है किसी यौगिक का वो उसका क्या होता है, अणुसूत्र होता है। यहाँ तक सभी को बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से तो हमने निकाल लिया, जैसे कि ये हो गया हमारा किसी कंपाउंड में, ठीक है, उसका मूलानुपाती सूत्र है अणुसूत्र। अब अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो होता है कि किसी भी यौगिक का अगर बात की जाए, किसी यौगिक के लिए उसका प्रतिशत संगठन, तत्वों का प्रतिशत संगठन, हर साल जेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, तत्व का प्रतिशत संगठन या परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है किसी यौगिक में, ठीक है। देखो हाँ, जैसे आपको यौगिक दे दिया गया है यहाँ पर, सपोज आपको यौगिक दिया हुआ है कि आपको बोला हुआ ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का निकालना, हमें क्या निकालना, प्रतिशत संगठन निकालना। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है वो देखो। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का सूत्र। अब इसमें इसका अणुसूत्र, इसका अणुभार निकालते हैं। तो इसका अणुभार कितना होगा, देखो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन इंटू 12 उसका द्रव्यमान कितना हो गया 72, ठीक है। एक कार्बन का भार कितना, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, टोटल कितना हुआ 12, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बेटा हमारे पास में 6 दे रखी है, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बेटा अपना ये 96 हो जाएगा। टोटल भार जो आएगा इसका कितना आएगा 180 आ जाएगा। 180 इसका क्या होता है ग्लूकोज का अणुभार होता है, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज का अणुभार हो गया, ये तो क्या हो गया इसका अणुभार हो गया, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज निकालना, कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालना हमें, ठीक है, कि परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितनी है 6 कार्बन है, ठीक है, इंटू क्या कर दो 12 उसका एक कार्बन का भार होता है, बटा क्या करेंगे 180 इंटू क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से करोगे तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ जाएगा कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन आएगा, जैसे ये लिखा हुआ ना उसी तरह से। अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कैसे निकालो ये, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 12 है, एक का भार 1 होता है, बटा क्या करोगे 180 इंटू क्या करोगे 100। तो ये इसका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का हमें प्रतिशत संगठन निकालना है, तो कैसा होगा 16 इंटू क्या होगा 6 बटा 180 हो जाएगा, इंटू क्या करोगे 100 करोगे। तो ये हमारा भार यहाँ पर जो आएगा प्रतिशत संगठन किसका आएगा हमारा, इसका ऑक्सीजन का आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, पक्का? एनी डाउट, प्रॉब्लम है किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। इनको सॉल्व भी कर दे अपन, तो मान आ जाता है हमारा 40%, तो ये आ जाता है समथिंग 6.7% के आ सकता है, 3.33% के आसपास आता है, ठीक है। 500 में तो इस प्रकार से हम प्रतिशत संगठन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, सपोज आपसे पूछ लिया जाए
कि H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम होता है में H2O2 जो है दे रखा हमें, ठीक है, बड़ा H2O2 है, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना है। एग्जाम में अगर आ जाए हाइड्रोजन परऑक्साइड में से हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है, तो करेंगे कैसे। सबसे पहले H2O2 का तो अणुभार निकाल दो। तो देखो 2 हाइड्रोजन का अगर यहाँ पर अणुभार देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन का तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। टोटल तो हो गया बेटा इसका कितना हो 34, तो क्या होगा इसका अणुभार हो जाएगा। तो H2O2 जो होगा 34 जो होगा वो क्या होगा अणुभार होगा, ठीक है। 34 इसका होगा अणुभार, ठीक है। ये तो हो गया इसका अणुभार हो गया। अब आपको हाइड्रोजन का निकालना। अब देखो समझो, कुल अणुभार यौगिक का कितना है 34, इंटू में 100 करना ही करना है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 2 है, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो गया हमारा 2 बटा कितना होगा 34, तो क्या करेंगे 16 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 1/17 इंटू क्या आएगा 100। यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी प्रतिशत संगठन में इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी तत्व का किसी यौगिक में अगर उसका प्रतिशत संगठन निकालना हो तो उस तत्व की उस यौगिक में कितनी संख्या है वो उसका परमाणु भार बटा यौगिक का कुल जो भी उसका अणुभार है इंटू 100 करेंगे। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है, उसका परमाणु भार है 1, कुल अणुभार यौगिक का कितना है 34, इंटू करेंगे 100, तो आ जाएगा इसका प्रतिशत संगठन। कंटिन्यूसली 2 साल से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला टॉपिक जो बनेगा हमारा, या तो हो गया हमारा कितना हो गया, ये प्रतिशत संगठन का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते बेटा बना कि जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है कि अगर आपको कभी कितनी बार होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में दिया होता है, ठीक है, कि बता रखा होता है कि आपको एक जैसे कि कोई यौगिक मिला हुआ है उसमें कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की प्रतिशतता इतनी है, उसका अणुभार बताना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सपोज क्वेश्चन दे दिया हो कि जैसे कोई यौगिक है, ठीक है, जिसमें आपको बोल दिया एक यौगिक है, तो ये यौगिक में आपके पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब आपको आपने खनन किया है इसका, खनन करने के बाद में यहाँ से आपको कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रतिशत बताए गए हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज जो बता रखे बेटा वो आपको बता रखे, जैसे 52% दे रखा है आपको कार्बन दे रखा है, 2.2% आपको दे रखा है कार्बन दे रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे 13% दे रखा है, 13% इसके अंदर हाइड्रोजन मिल रही है, और बेटा यहाँ पर आपको 34.8% क्या मिल रही है हमारा ऑक्सीजन पाई गई है, ठीक है। तो ये इससे पता चला कि भाई इसमें इतना परसेंटेज हमारे पास में क्या है, ये तीनों ही तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं देखो समझना। अब यहाँ पूछेगा कि इसका मूलानुपाती सूत्र कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र कितना है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है, ठीक है, तो देखो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालोगे, पहले तो आप सारे तत्व ले लो, ठीक है। तो तत्व ले लिया आपने, कौन कौन से, यहाँ पे कार्बन ले लिया है, हाइड्रोजन ले लिया है और ऑक्सीजन ले लिया। आप मान लीजिए कि आपका यौगिक है 100 ग्राम, ये कितना है 100 ग्राम है। तो अगर इसमें परसेंटेज दे रखे हैं तो ये परसेंटेज यूँ के लिख दो कि 52.2% तो हमें दे रखा है यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन की बार दे रखा है कितना 13 दे रखा है, और ऑक्सीजन बेटा है आपका यहाँ पर 34.8% यहाँ पर दे रखा है। प्रतिशत में संगठन लिखा हुआ है इसका, ठीक है। फिर आपसे जैसे इसको अपन मान लेते हैं, ये भार अपन मान लिया पूरा यौगिक का भार कितना है 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम है तो अगर इन तत्वों का भार बोले तो 100 ग्राम में कार्बन कितना भार हो जाएगा हमारा, 52.2 ग्राम हो जाएगा। ये परसेंटेज में थे, ये क्या थे इनके प्रतिशत संगठन थे, और ये हो गया इसका क्या हो गया 52.2%। भाई 100 ग्राम में कितना होगा 52.2% कितना होगा, ये तो होगा, ये होगा हमारा 13 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की तो ये कितना होगा 34.8 ग्राम होगा। तो पहले तो ये आपकी स्टेप हो गई, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इसी फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। अगला काम आपको ये करना है कि अब इनके मोलों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो मोल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप इसके मोल निकालो। तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि इसका जो भार होता है बटा क्या होगा उसका परमाणु भार,
कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का भार है 13 ग्राम बटा उसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का भार हमारा होता है कितना, यहाँ दे रखा है 34.8 दे रखा है, और इसका जो भार होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है हमारा 16। ऑक्सीजन का क्या होता है यहाँ पर परमाणु भार होता है। दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपको इनके परमाणु भार निकालना, इसलिए इसके मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके सभी के मोल निकालने के लिए दे गए। अब देखो यहाँ पर इसको मोल निकालते हैं तो मोल यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो लगभग जो सभी के मोल आ रहे हैं वो मोल आएंगे बेटा, जिससे बात करते हैं ये वाला जो है आएगा अपना 4.4% आ रहा है। ठीक है, 13 का 13 ही रहता है और ये अपना 2.2 आ रहा है। ठीक है, ये इसका क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है। यहाँ तक आपके क्या निकाले, मोल निकालना। अभी तो आपने क्या निकाला, यहाँ पर मोल ज्ञात किया। अब आपको निकालना है यहाँ पर इसका इंपेरिकल फॉर्म। क्या निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र समझ लेना। पहले क्या किया है कि जो तत्व है उसका परसेंटेज में उसको ग्राम में कन्वर्ट किया है, उसका मोल निकालने के लिए उसके परमाणु भार से डिवाइड कर दिया है। हर एक तत्व के साथ में ये चीज की गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो भी इसका आ रहा है, ठीक है, तो ये भार आ गया। अब इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है हमारी कौन सी, ये वाली, तो उससे अनुपात बनाएंगे। तो 4.4 से डिवाइड बाय करेंगे 2.2, तो ये आएगा हमारा लगभग 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं तो ये 2.2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 13 बटा अपन कर देंगे 2.2। जानते हैं कि फिर 13 बटा 2.2 करेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेट तो बेटा उसका वो आने वाला नहीं है आपका, तो आप क्या करो उसके लमसम इसकी वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, तो इसकी लमसम वैल्यू जो आती है वो लगभग कितनी आती है, 6 के आसपास आती है। 5.9 आने वाली है, 5.9 के समथिंग आएगी, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 6 कर सकते हो। तो ये जो मिल गया है ये आपको क्या मिल गया, इसका अणुसूत्र मिल गया। यानी ये तत्व जो है इसका मूलानुपाती सूत्र कितना हो रहा है, तो बात की जाए तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो रहा है जिसमें कार्बन कितना है, कि कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है वापस हमारा कितना 1। तो ये तो हो गया इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तरीका यही रहेगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये दे रखा है तो मूलानुपाती सूत्र निकालने का तरीका ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये बात तो लिखी हो, देखो या तो लिखा हो उस क्वेश्चन में लिखा हो इसका अणुभार लिखा हो, क्या मेंशन किया हो, इसका अणुभार दे रखा हो। ठीक है, एक तो सरल सूत्र ये हो जाता है। ठीक है, अणुभार दे रखा होगा तो डेफिनेटली आपको वहां पर अणुसूत्र भी निकालना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि उस यौगिक का वाष्प घनत्व दे देते हैं। क्या देते हैं, वाष्प घनत्व दे दिया जाता है। उस यौगिक का वाष्प घनत्व आपको मेंशन कर रखा होता, तो इसका वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी गिवन होती है, वो कितनी होती है, Vd से दर्शाते हैं इसको। तो वाष्प घनत्व, अगर वाष्प घनत्व आपको कभी भी दे रखा हो तो वाष्प घनत्व से आपका अणुभार निकालने का सूत्र जो होता है वो याद रखना आपको। अणुभार इज इक्वल टू होता है इसका वाष्प घनत्व इंटू 2, उसका डबल क्या होता है हमेशा, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये अणुभार जो होता है किसी भी यौगिक के वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से उसका क्या निकल जाएगा, उसका अणुभार निकल जाएगा। तो देखो अणुभार अगर दे रखा है तो यहाँ आपको अणुसूत्र भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन में अपन बात कर लें, ठीक है, कि यहाँ आपको इसका अणुभार दे दिया हो या इसका वाष्प घनत्व दे दिया हो, कि जैसे बात कर लें कि इसमें आपको सपोज दे रखा है इसका 46, इसका क्या दे रखा है हमें, इसका वाष्प घनत्व इस क्वेश्चन में दे रखा है 46, इसका क्या दे रखा है, वाष्प घनत्व दे रखा है। और ध्यान रखना वाष्प घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, वाष्प घनत्व की इकाईहीन होता है। ठीक है, तो इकाईहीन, ध्यान रखना मोल अंश इकाईहीन होता है हमारा, वाष्प घनत्व इकाईहीन होता है हमारा। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व बोलते तो इकाईहीन होता है, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसका दे रखा है वाष्प घनत्व कितना 46 दे रखा है। अब सबसे पहले आप क्या करो, इसका अणुभार निकालोगे। समझना तरीका क्या है ये, अब पहले देखो मूलानुपाती सूत्र निकाल दो तो न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। अणुसूत्र निकालना है, क्वेश्चन में और एक और पॉइंट ऐड कर दिया तो उसको कैसे करेंगे। तो अगर आपको अणुभार निकालना है इसका, ठीक है, अणुभार निकालने का तरीका क्या होगा कि 46 × 2 करोगे तो इसका क्या आएगा, अणुभार सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसका जो अणुभार आएगा वो हमारा कितना आएगा, 92 आ जाएगा। कितना आएगा, 92 अणुभार आ गया। ठीक है, या तो क्वेश्चन में आपको अणुभार दे रखा होगा, लेकिन कभी कभी वहां पर वाष्प घनत्व दे रखा होता है। ये वाष्प घनत्व ये है, आपको वाष्प घनत्व से अणुभार निकालने का सूत्र ये दे रखा है। मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको वाष्प घनत्व दे दिया, उससे हमने अणुभार निकाल दिया। अब करना क्या है,
अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, मूलानुपाती सूत्र पता है, हमने मूलानुपाती सूत्र निकालना है, उससे अगर अणुसूत्र निकालना है तो समझना हर एक अणुसूत्र जो होता है, एक सूत्र याद रखना, अणुसूत्र जो होता है वो हमारा मूलानुपाती सूत्र का n गुणांक होता है। क्या होता है? n गुणांक होता है। अब ये n क्या हो गया, ठीक है, कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला होगा उसको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो उसको n से मल्टीप्लाई करना होगा। n जो होता है, n का भी सूत्र होता है, तो n जो होगा वो क्या होगा हमारा मूलानुपाती सूत्र का, मूलानुपाती सूत्र भार बटा क्या आएगा, अणुभार। इस क्वेश्चन के लिए अणुभार तो आपको दे रखा है कितना है, 92। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकाल दे, मूलानुपाती सूत्र ये रहा, क्योंकि इसमें देखते हो कार्बन है 2, तो 2 × 12 हो गया, कितना हो गया अपना 24 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें देखिए कि निकाला हमने, क्या कार्बन का निकाला है, ठीक है, कार्बन का निकाला हुआ है। अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना तो हम ऑक्सीजन का क्या करेंगे, यहाँ पर 16 करेंगे, तो ये तो हो गया हमारा 30 + 16 करेंगे कितना होगा 46, कितना हो गया 46। तो ये जो 46 हमने इसका जो भार निकाला, इसका अणुभार निकालने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र भार। तो ये आ गया हमारा 46, इसका आ रहा है अणुभार आ रहा है, ठीक है। तो इसका 46 की फॉर्मेट में इसका क्या आ रहा है, अणुभार आ रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज बात करते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका वेपर डेंसिटी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। का वेपर डेंसिटी होगा बेटा हमारा, देखो समझो, ये जो सूत्र है ना इसमें थोड़ा करेक्शन है, वेपर डेंसिटी कोई चेंज नहीं है। ये जो होता है इसको अणुभार बटा क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र भार होता, उल्टा लिख दिया था, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र का भार होगा, ठीक है। वेपर डेंसिटी वही रहेगी हमारी 46 थी, अणुभार कितना हो जाएगा, हम अणुभार को मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 46 से डबल कर रहे थे उसको, ठीक है, तो उसको डबल कर रहे थे तो 46 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना 92 आ जाएगा। तो अणुभार तो हो गया हमारा 92, और ये आ गया हमारा मूलानुपाती सूत्र भार कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, 46 कर दिया। तो बेटा ये जो मान आएगा, ठीक है, तो ये मान जो आएगा कितना आएगा हमारा, n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमने बोला है कि इसको हमें चेंज करना है, किसमें, यहाँ से इसको कन्वर्ट करना है हमें, किसमें, उसके अणुभार में, अणुसूत्र में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या, अणुसूत्र बनाना है, ठीक है, इस यौगिक का। तो अणुसूत्र बनाने के लिए आपके पास में जो मूलानुपाती सूत्र दे रखा है C2H6O को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, n संख्या से, तो आ जाएगा इसका अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आएगा C4H12O2 क्या हो जाएगा, इसका अणुसूत्र हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूँ कैसे किया हमने न्यूमेरिकल। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हमें कोई यौगिक मिला है जिसमें हमारे पास में कार्बन का भार कितना है, इतना परसेंट, 52.2% दे रखा है आपको, हाइड्रोजन का भार 13% दे रखा है आपको, ऑक्सीजन का भार आपको 34.8% दे रखा है। पहले आपको इसके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा, या तो इसका मूलानुपाती सूत्र पूछेगा या अणुसूत्र पूछेगा, न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालना सिखाता हूँ। तो मूलानुपाती सूत्र दे रखा है, कार्बन का जो परसेंटेज दे रखा है उसको भार में कन्वर्ट करो और उसके मोल निकालना है। मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि ग्राम जो है, ये परसेंट है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राम में लिख दिया है, ग्राम में भार बटा उसका क्या आएगा, परमाणु भार। कार्बन का भार कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है, इसका कितना होगा 1 होगा, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये इसके मान आ गए हैं, ठीक है। इनमें से जो सबसे छोटी संख्या उसको क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने में जो पास में जो भी लमसम संख्या आ रही है उससे करना है। जैसे कि 5.9 आ रहा था, यहाँ पर की बात करते हैं अपन, तो ये 5.9 आ रहा, तो मैंने 6 में राउंड ऑफ कर दिया इसको, ठीक है। तो ये संख्या आ रही 2, 6 और 1 आ गई है, तो ये तो बन जाएगा, इसका क्या बनेगा, मूलानुपाती सूत्र बन गया, ठीक है। यानी क्या हुआ, कार्बन इसके अंदर 2 होगा, हाइड्रोजन इसके अंदर 6 है, ऑक्सीजन इसके अंदर 1 है। यदि आपको बोले कि अणुसूत्र निकालना है, तो अणुसूत्र कैसे निकालोगे, कि अणुसूत्र निकालने के लिए आपको या तो अणुभार दे रखा होगा या वाष्प घनत्व दे रखा होगा। अगर अणुभार दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वाष्प घनत्व दे रखा है तो वाष्प घनत्व से अणुभार में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि उसको डबल करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दे दिया कि 46 का क्या दे रखा, मैंने इसका वाष्प घनत्व दे रखा है, तो 46 जो मान मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, वो इसका दे रखा है वाष्प घनत्व में दर्शाया गया, ठीक है। और हमें इसका अणुभार निकालना, तो क्या करेंगे, इसके 46 से इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है तो अणुभार कितना आ गया, 92 आ गया। अब हमारे पास में अणुभार आ चुका है,
अगर पहले से अनुभार दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाष्प घनत्व दे रखा है तो अनुभार निकालोगे, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र निकालना होता है तो हमें एक सूत्र होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का, तो यहाँ पे एक n को गुणांक करना पड़ता है, n एक संख्या है, ठीक है। n को कैसे निकालते हैं, n जो होगा वो अणुभार बटा क्या होता है, हमारा मूलानुपाती सूत्र का भार होता है, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा जो भी संख्या आएगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर अणुभार हमारा 92 आ रहा था, मूलानुपाती सूत्र भार कितना आ रहा था, 46 आ रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली अणुभार ही बड़ा होगा, मूलानुपाती सूत्र छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। आ गया 2 आ गई, तो इसके मूलानुपाती सूत्र था उसको हमने मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 2। तो यहाँ पर आपका जो न्यूमेरिकल पैटर्न वाली पूरी जो मोल है, मोल वो पूरा खत्म हो गया। तो न्यूमेरिकल के बारे में बात की जाए मोल कंसेप्ट के, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल करने के पैटर्न सारे के सारे खत्म कर दिए, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है, एक जो छोटे से कुछ टॉपिक है हमारे कि रासायनिक जो हमारे होते हैं, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रासायनिक यौगिकों के संगठन का जो नियम होता है, ठीक है, तो उनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो ये तो आपके सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल के पैटर्न होते हैं सारे मॉल के खत्म हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संगठन के नियम, रासायनिक संगठन के नियम को डिस्कस करना है। बड़े सिंपल ही नियम होते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। पहला नियम जो होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, बड़ा सिंपल सा लॉ है। ये बोलता है कि अगर आप बंद पात्र में कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो ये बोलता है कि जितना आपके रिएक्टेंट का भार होगा, रिएक्टेंट यानी कि हो गया हमारा अभिकारक का जो भार होगा, अभिकारक का भार होगा, ठीक है, वो अभिक्रिया के बाद में बनने वाले उत्पाद जो होगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, उत्पाद का भार क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो इन दोनों का ही भार, तो रिएक्टेंट का भार और प्रोडक्ट का भार अभिक्रिया में क्या होगा, समान होगा। यानी अभिक्रिया अगर होती भी है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार के परमाणु या अणु के भार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये नियम दिया था हमारे एंटोनी लेवोसिए ने दिया था। किसने दिया था, एंटोनी लेवोसिए ने दिया था, एंटोनी लेवोसिए ने दिया था। ध्यान रखना, ये पूछा था क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा जाता है कि नियम किसने दिया था, तो ये हमारा नियम दिया गया था, एंटोनी लेवोसिए ने इस नियम को दिया था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा जैसे अपन बात कर दें कि जैसा अभिक्रिया करा रहे हम कि हमने जल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लिया है और इनके मिलने से क्या हो गया, हमारा जल का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे जल का निर्माण हो गया। तो जैसे कि बात करते हैं बेटा, यहाँ पर सपोज ये हमारा है 36 ग्राम बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, 36 ग्राम हमारे पास में जल बना हुआ है, ठीक है। आपको बोल दिया जाए कि बेटा यहाँ पर ये हमारे पास में 4 ग्राम हमने क्या ली थी, हाइड्रोजन ली थी, तो 4 ग्राम यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले रखी थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भार कितना होगा, देखो अब तरीका क्या होता है, हाइड्रोजन का भार प्लस करो कि ऑक्सीजन का भार, ये होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन का भार प्लस ऑक्सीजन का भार वो समान किसके होगा, 2 H2O के भार के बराबर होगा। यही तरीका है, ठीक है। ये आपको भार दे रखा है कितना, 36 ग्राम आपको ये दे रखा है, आपको निकालना है ऑक्सीजन का भार निकालना है, और 2 हाइड्रोजन का भार भी आपको पता है, यहाँ पे कितना बता रखा है कि 4 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 ग्राम। तो ऑक्सीजन का भार निकालना है, ऑक्सीजन न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जाता है, कितना होगा, 36 माइनस क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी ली गई थी, 32 ग्राम। अब देखो समझो कि इस क्वेश्चन में हुआ है क्या है कि 32 ग्राम तो हमारी क्या हुई है, ये हुआ है। अब 32 + 4 को तो ये कितना हुआ, 36 ग्राम। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले भी अभिक्रिया में कितने भार थे, 36 ग्राम थे, और एंड में भी भार कितना था,
36 ग्राम था, यानी भार में कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये होता हमारे क्या हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनी लेवोसिए ने इसको दिया था। बात समझ आ गई, ठीक है। अगला बात करते हैं जो नेक्स्ट नियम होती है हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट नियम तो हो गया कि अभिक्रिया में कभी भी अगर आपकी अभिक्रिया बंद पात्र में हो रही है तो क्रिया कारक यानी अभिकारक से उत्पाद तक अभिक्रिया पूर्ण होगी तो किसी भी प्रकार के भार का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो किसी का भी भार नष्ट नहीं होता है। ये हमारा रासायनिक संयोजन का पहला नियम है। कौन सा नियम हो गया ये, तो अपन बोलेंगे क्या हो गया, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों के भार क्या रहते हैं, समान रहते हैं अभिक्रिया पूर्ण होने तक। यहाँ इस लॉ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आया ना, एनी डाउट, ठीक है। लॉ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लॉ है वो दिया किसने है, उनके साइंटिस्ट का नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। कि भाई आपका पहला नियम जो है आपका एंटोनी लेवोसिए ने दिया है, तो इस प्रकार से लॉ दिया किसने उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और लॉ कहता क्या है ये आपको बताना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो अगली बात करते हैं। जैसे दूसरा हमारा लॉ होता है यहाँ पर, वो होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम जो होगा, स्थिर अनुपात का नियम। हाँ जी, इससे पूछा गया ले आपका, ठीक है, जेट में क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टाइम पूछा था कि ये जो नियम है हमारा, ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने। ध्यान रखोगे नियम किसने दिया था हमारा, ये प्राउस्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि नियम दिया किसने, तो याद रखना ये वाला जो नियम है हमारा किसने दिया था, प्राउस्ट ने इस नियम को दिया, ठीक है। अब नियम बोलता क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास में जैसे जल बात करते हैं H2O, ठीक है। तो H2O का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि ये हमारा जल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर बात करते हैं इसके भार के अनुसार तत्वों का हम देखते हैं संगठन कितना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार के अनुसार संगठन देखते हैं। तो यहाँ पर दो आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, आपको एक यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, ऑक्सीजन। आप डायरेक्ट कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। भार निकालना है तो भार कैसे करोगे, ये 16 इसके भार से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका भार कितना होता है, 1 होता है। तो भार का गुणन कितना हो गया अपन देखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये हो गया 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 16। तो अगर इनके भार के अनुसार बात की जाए कि इनके भार के अनुसार इनका अनुपात कितना, अनुपात जो हमें दिख रहा है वो कितना बन रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो। छोटी संख्या कौन सी, 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अनुपात कितना बन रहा है हमारे पास में, 1:8 बन, यानी कि 1:8 इसका क्या बन रहा है, भार के अनुसार अनुपात हो रहा है, ठीक है। यानी कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:8 में होता है। अब नियम ये बोलता है कि आप इस जल को कहीं से भी लाओ, आप इस जल को कहीं से भी लाओ, हमेशा उसमें क्या होगा, 1:8 ही रहेगा। कहीं समझ लो उस जल का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2 रहने वाला है। भाई मतलब ये हो गया कि अगर आपने क्या ले लिया है, किसी नदी से पानी को ले लिया है, ठीक है, नदी का पानी हुआ है, ठीक है, तो उसका संगठन भी कितना होगा, उसमें जो जल होगा उसका अनुपात भी कितना होगा, 1:8 में होगा। इंडिया का वाटर है बेटा अपने पास में, तो उसमें भी जो H2O जो होता है उसका जो होगा अनुपात कितना होगा, 1:8 में होगा। हाइड्रोजन का भार का अनुपात 1 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, ठीक है। पाकिस्तान का लोगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसका भी भार कितना हो जाएगा अपना, 1:8 रहेगा। मतलब अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, भले आप किसी भी सोर्स से उसको बनाओ। अब जल बनाने का तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप इसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या करो, यहाँ पर इनको मिलाकर बनाओ, या किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद या सह उत्पाद में अगर जल बना हुआ तो भी उसका क्या रहेगा, यहाँ पर भार क्या रहेगा, समान बनेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी सोर्स से लिया हमने, किसी भी स्थान से इस जल को निकाला है हमने, या
हमने किसी भी तरीके से इसको बनाया है तो इसका अनुपात कभी परिवर्तित नहीं होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा, परिवर्तित होने वाले नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? एनी डाउट? ठीक है, मतलब कोई भी हो गया। ठीक है, जैसा अपन CO2 के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जलाकर, कार्बन को जलाकर मैं CO2 का निर्माण कर दूं, वास्तव में अगर हम कार्बन को जलाकर CO2 का निर्माण करें, या हम क्या करें ग्लूकोज को जलाकर, ग्लूकोज को हम क्या करें जलाएं, ठीक है, और ग्लूकोज को जलाने के बाद में यहाँ पर CO2 का निर्माण करें, बात समझे? तो ग्लूकोज के जला के आप CO2 का निर्माण करो, या मेथेन को जलाकर, CH4 को जलाकर आपने क्या किया, CO2 का निर्माण किया। ठीक है, आपने इसका निर्माण किया, तो इनमें जितने भी आपके CO2 बनेगी, या आप क्या कर दोगे यहाँ पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करा दी आपने, किससे? ऑक्सीजन से करा दी, और बन गई CO2 बन गई। तो हर एक में आपको क्या मिल रही है? CO2 ही बन रही है। किसी में भी ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO3 बन रही है। वास्तव में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या रहेगा? CO2 ही रहने वाला है। यानी कार्बन ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या रहेगा? समान। मतलब भाई जो भार का अनुपात निकाला ना, उसका यही हुआ कि उसका सूत्र वही रहने वाला, परिवर्तित होने वाला नहीं। सीधी भाषा में बोला जाए तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? आया ना डाउट? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, तो ये तो हो गया हमारा, कौन सा हो गया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया अपना, या कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया। अगला लॉ जो है बेटा अपना थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। हाँ जी, अगर बात की जाए ये नियम दिया किसने? बड़ा ये नियम हमारा दिया है डाल्टन ने। किसने दिया है? डाल्टन द्वारा दिया गया। डाल्टन ने इस नियम को प्रतिपादित, ठीक है, डाल्टन द्वारा ये नियम दिया गया। अब नियम बोलता है क्या है, समझना बात को। नियम ये बोलता है, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा सल्फर है, जैसे बात करें सल्फर के बारे में बात करें, तो सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं हमारे, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्साइड दो होते हैं, एक होता है SO2, दूसरा होता है हमारा क्या, SO3। ये दो ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब जो सल्फर जो ये है अपना, इसमें अगर आप देखोगे जो ऑक्सीजन जुड़ी है वो सरल अनुपात में जुड़ी हुई है। सरल अनुपात जब बोलता हूँ तो उसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए अनुपात, 1.2, 1.5, 1.7 नहीं, यानी पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सल्फर एक है और यहाँ दोनों में सल्फर तो एक है, सल्फर तो क्या हुआ, स्थिर हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:3 की अवस्था में आ रहा है, तो सरल अनुपात में जोड़ रहे हैं। अब इनके भार के अनुपात में जोड़ो तो आपको वहाँ समझना हो तो उससे भी समझ सकते हो, सीधा समझ लो। ये अब कैसे जुड़े हुए आपके सरल अनुपात में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये सरल अनुपात में जुड़े हुए तो इनके भार भी क्या होंगे, सरल अनुपात में जुड़ेंगे, ठीक है। सीधा नियम तो भार के अनुपात से आता है, लेकिन आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लिखे हुए। तो इन दोनों में ही अगर ऑक्सीजन के भार का अनुपात निकालेंगे अपन, ठीक है, ये सल्फर का अनुपात तो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, तो दोनों में ही क्या आ रहा है, अनुपात क्या आ रहा है, 2:3 आ रहा है, ठीक है। सरल अनुपात आ रहा है, 2 और 3 का अनुपात पूर्णांक में आ रहा है। अब देखो सरल अनुपात यानी सिंपलेस्ट यानी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आधा आ जाए, पाव आ जाए, 3 पाव आ जाए, ठीक है, 1.5 आ जाए, 1.4 आ जाए आपका, इस तरह से पॉइंट में नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार से हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं कि इनसे मिलकर, भाई ये हो गया कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाता है ना। कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में एक से ज़्यादा क्या बनाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उस कंपाउंड में बनने वाले या उस यौगिक में बनने वाले जो दूसरा तत्व होता है उसका जुड़ने का जो क्रम होता है वो क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। सीधा सा नियम ये होता है, ठीक है। चलो अब इसी चीज़ को हम भार में बोल सकते हैं, टिपिकल नहीं करना है, इसलिए मैं इसलिए आपको यहाँ पर बार के फॉर्मेट में ये समझा रहा हूँ, आपको सीधा सूत्र देख के समझ में आ जाएगा और आंसर वही आएगा। चलिए जैसे कार्बन देखते हैं, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। अब इसमें देखते हैं दोनों में कार्बन तो स्थिर है, कार्बन तो क्या है, स्थिर है, तो ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए दोनों के अंदर, ठीक है, तो अनुपात कितना आ रहा है, इसमें जुड़ी हुई एक जुड़ी हुई, इसमें क्या जुड़ी हुई है, 2 अनुपात जुड़ी हुई है। यानी कि पहला तत्व तो कौन हो गया हमारा, कार्बन, दूसरा तत्व कौन हो गया, ऑक्सीजन, दोनों जुड़े हुए कौन से, सरल अनुपात में जुड़े हुए। अब जैसे नाइट्रोजन को देख लें हम, तो नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर, है ना,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कौन कौन से बनाता है? N2O बनाता है, N2O2 बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O4 बनाता है और N2O5 बनाता है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन तो क्या है? कांस्टेंट है। नाइट्रोजन यहाँ पर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के जो जुड़ने का जो क्रम है बेटा, वो क्या आ रहा है अपना यहाँ पर? सरल अनुपात में, सिंपलेस्ट फॉर्मूले में आ रहा है। कैसे? ये यहाँ पे जुड़ रहा है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने अनुपात में जुड़े? 2 अनुपात में, यहाँ जुड़े 3 अनुपात में, यहाँ हुआ 4 अनुपात, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 अनुपात में जुड़ा हुआ। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही आ जाए, यहाँ पे कोई दूसरा भी तो हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़कर बनने वाले तत्व देख लें। जैसे हम बात करें कि 2 कार्बन का होता है अपना एथेन भी होता है, 2 कार्बन का अपना क्या होता है? एथेन होता है। 2 कार्बन का अपना क्या होता है? एथीन भी होता है। और 2 कार्बन का अपना क्या होता है? एथाइन भी होता है। तीनों होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो कार्बन का अनुपात तो आपको देखो कांस्टेंट दिख रहा है, हाइड्रोजन आपको अलग अलग अनुपात दिख रहे हैं। किस अनुपात दिख रहा है? 6 अनुपात 4 अनुपात 2। तो सरल अनुपात निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या अनुपात में कैसे बन जाएगी? ये जुड़ा हुआ 1 अनुपात में, ये जुड़ा हुआ हमारा कौन सा? 2 अनुपात में, और ये 2 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन सी? 2 है। तो ये अनुपात कितना हुआ? 3। तो सरल अनुपात में, यानी कि कोई पॉइंट या फ्रैक्शन के अनुपात में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ सारे हो गए यहाँ पर, ठीक है। एवोगाड्रो के नियम से अणुओं की संख्या के जुड़ने का नियम होता है, एक नियम एक्स्ट्रा होता है लेकिन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। गैलूसे का गैसीय आयतन का नियम वो भी सरल अनुपात में होता है। जैसा हमने स्टार्टिंग बात की थी कि जो गैस के मोलों की संख्या होती है, एसटीपी और एनटीपी वगैरह बात करते हैं, तो जितना उसके मोल होंगे उतने ही उसका क्या होगा? गैसीय अनुपात भी होंगे। तो यहाँ पर अणु की संख्या की फॉर्म बोलेंगे, वहाँ पर गैसीय आयतन होगा। पर ध्यान रखना गैसीय अनुपात का जो नियम होगा गैलूसेक ने दिया है, ठीक है। एवोगाड्रो का नियम जो होगा एवोगाड्रो ने दिया है, ठीक है। बाकी ये 3 नियम जो थे ये आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा थे। तो यहाँ आपके मोल कंसेप्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके न्यूमेरिकल वो सारे टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन, ठीक है। और यहाँ तक किसी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। चलिए।